लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। मेजर साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हर हफ्ते उनके साथ भी हम बातचीत करते हैं। मेरे साहब, कामरान बुखारी साहब ने बहुत सारी बातें की, आप इन सब बातों को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कामरान साहब को मैं 40 साल बाद देख रहा हूँ यहाँ पे। तो जो इंडिया वाले देख रहे हैं ये शो, वो मैं आपको बता दूं कि हम और कामरान साहब एक ही स्कूल में पढ़े। मुझे अभी भी पता लगा 5 मिनट पहले। 1 साल के लिए मैं उस स्कूल में पढ़ा था, तब मैं इनसे मिला था। और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल बसंत विहार 1 साल के लिए पढ़ा था, तो अच्छा लगा। 40 साल के बाद मिल रहे हैं। वी आर ऑल ओल्ड मैन नाउ, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं अभी। अच्छा, मैं ताहिर साहब, ऐसा है कि ओवरऑल मैं मानता हूँ कि कामरान साहब कुछ जो बातें कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल आई एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग एंड लॉजिकल सी बात है। इसमें मैं कुछ चीज अपनी भी जोड़ना चाहूंगा। ताहिर साहब, ऐसा है कि जब देखिए, ये जो 2 मेजर पीस ओवरचर्स हुए थे भारत, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। की तरफ से पाकिस्तान की ओर, वो पहले अटल जी के वक्त हुए थे और मोदी जी के वक्त हुए थे। अब बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द आरएसएस। हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों संघ के, अटल जी अब नहीं रहे इस दुनिया में, दोनों संघ के वो थे और ये अभी भी हैं। और एक माइंडसेट है संघ का, एक सोच है संघ की, एक आइडियोलॉजिकल चीज है जो संघ जिसके साथ आइडेंटिफाई होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अटल जी का मीनार है पाकिस्तान जाना, लाल कृष्ण आडवाणी जी का पाकिस्तान जाना, मोदी जी का पाकिस्तान जाना। बिकॉज आई एम एन इंडियन, मैं जानता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। मैं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कितनी ज्यादा अपनी पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने लाइन में लगाई जब मोदी जी कहते हैं कि मैं अपने स्वेरिंग इन में नवाज शरीफ साहब को बुलाना चाहता हूं, जिसको दिल्ली की लैंग्वेज में कहते हैं, उन्होंने कितने लोगों से पंगे लिए होंगे ये बोलने के बाद। The kind of political capital that Atalji must have put when he said that I will go to Minaar-e-Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान से एक शिकायत रही है कि इंडिया ने कभी हमारा एग्जिस्टेंस माना नहीं, which I think is not true because we have a high commission there and they have a high commission here and कुछ समय पहले तक तो तिजारत भी थी, मैचेस भी खेलते थे, बॉलीवुड में भी आते जाते थे, हमारे लोग भी वहां जाते थे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक तासुर सा था, एक थॉट प्रोसेस था कि इंडिया ने शायद नहीं माना। उसी को दूर करने के लिए वो लोग गए। तो उसके बाद जब कारगिल हुआ, और इसके बाद जब उड़ी हुआ, या फिर पुलवामा, तो इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए कि शुरुआत में जब 2014 में मोदी जी आए थे पावर में, ही वाजंट लाइक दैट। क्योंकि आप शुरू में अगर आप एक्शंस देखेंगे, उन्होंने इनफैक्ट जब पठानकोट के एयरबेस पर अटैक हुआ था, आई एम इन्फॉर्म्ड बाय द मीडिया, मुझे नहीं पता ये बात सही है, बट मीडिया में, इंडियन मीडिया में ऐसा आया था कि आईएसआई के लोग आए थे इंडिया में, उनको इनवाइट करा गया था कि जी हम आपसे जो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से दहशतगर्द आए, आप खुद आके देख लें। और मैंने ऐसा इंडियन मीडिया में पढ़ा है, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आप देख देंगे कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, वो आईएसआई के थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आई डोंट नो, बट इतना कोई अपने एयरबेस में एक फॉरेन पावर जिसके साथ आप लड़ाई लड़ चुके हो उसको बुलाना, सो दे पुट, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं करी। देखिए, बात ये होती है कि भारत में ऐसा अग्रेसिव स्टैंड इसलिए था क्योंकि कांग्रेस के समय एक सोच थी कि पीस एट एनी कॉस्ट, पीस एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मोदी जी की थिंकिंग ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है मोदी जी की थिंकिंग। मैं 1-2 बार उनसे मिला, वो भी दूर से मिला, भी मतलब कि हाथ जोड़े नमस्ते करा, ऐसा नहीं कि मैंने जाके हाथ भी मिलाया उनसे, ऐसा नहीं, मैं कोई मेरी बातचीत नहीं हुई उनसे कभी, लेकिन दूर से मिला हूं और जो भी थोड़ा उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं रीड कर पाया हूं। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये बात बिल्कुल सही है जो ताहिर साहब ने बोला कि इंडिया में कंफ्यूजन है कि अगर पाकिस्तान से बात करें, किससे बात करें। ये झटका इंडिया को बहुत पहले लग चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा झटका कारगिल के बाद लगा, व्हेन इनिशियल पाकिस्तान मीडिया पे रिपोर्ट आई। और इंडिया में काफी हद तक कंफ्यूजन था जब कारगिल की लड़ाई हुई थी। बहुत इंडिया में कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि इंडिया, क्योंकि डेमोक्रेसी है, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट डेमोक्रेसी है, फ्लॉड डेमोक्रेसी है, लाखों कमियां हैं हम लोगों में, हमारी सेक्युलरिज्म में बहुत कमियां हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी बातें लिखी हैं जो हम हर समय फॉलो नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं, इंटेंट है फॉलो करने का, बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स।
और इंडियंस हैं तो 2 की जगह 3 मिस्टेक्स कर ही देते हैं हम लोग। लेकिन बात यह कि जो हमारा कंफ्यूजन था जब ये बोला कि साहब देयर वाज अ डिस्कशन इन पाकिस्तानी मीडिया जिसमें सीनियर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स ये बोल रहे थे कि हमने प्राइम मिनिस्टर को बताया, वो कह रहे हमने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया। इंडिया में इंडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस कैन हैपन बिकॉज हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ द प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस। अगर कल मोदी जी बोलना ये होगा तो वो पत्थर की लकीरें होगा। अगर उन्होंने बोल दिया साहब सूरज नहीं उतरेगा, कल तो नहीं उतरेगा, चढ़ा रहेगा ऊपर, मतलब इट इज दैट द प्राइम मिनिस्टर इज द ओवरऑल अथॉरिटी। हियर वी हैव पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स सेइंग एंड इवन मुशर्रफ साहब सेइंग ऑन रिकॉर्ड की व्हाई मोदी जी, मतलब एनी प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट मैटर, मनमोहन सिंह जी, एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, पीपल सेइंग दैट हमें नहीं पता था। तो उन्होंने बोला यार फिर ये कंफ्यूजन बढ़ गया कि अगर पाकिस्तान में बात करें ये तो पूरी जंग हो गई, हमारे 527 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए इंडियंस, पाकिस्तानियों ने भी जान खोई, ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था। यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर्स almost had a full-fledged war. It was a localized conflict, but it could have blown up into a full-fledged war. And they're saying कि जी हमें पता ही नहीं था। इसीलिए यही बात है जो ताहिर साहब आप कह रहे हैं। और आखिरी चीज मैं कहता हूं ना कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हुई कि जब मैं इंडिया का बता देता हूं, फिर मैं 1 मिनट लेके पाकिस्तान का भी पॉइंट ऑफ व्यू बता दूंगा। इंडिया में यह भी हुआ कि जब 370-35 से हटाया इंडिया ने, तो वो काफी टाइम से लोग कह रहे थे हटना चाहिए हटना चाहिए। तो पाकिस्तानी मीडिया में बोला कि साहब ये तो अचानक हटा दिया मोदी जी ने। अचानक नहीं हटाया, तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था। वो बीजेपी वाले तो डे 1 से कह रहे हैं कि हम हटा देंगे जिस दिन हमारे पास ताकत होगी। तो 2 चीजें होती है ना फौज में, जैसे बोलते हैं यू हैव इंटेंट एंड यू हैव कैपेबिलिटी। बीजेपी के पास हर समय इंटेंट था, कैपेबिलिटी नहीं थी इन दिस थिंग ऑफ नंबर्स, यू नो कि व्हेन आई से कैपेबिलिटी आई मीन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में नंबर्स नहीं थे। जिस दिन इंटेंट और कैपेबिलिटी मिल गई उन्होंने हटा दिया। तो उन्होंने लिख के भी दिया था कि हम कर देंगे। तो काफी हल्ला हुआ। उसके बाद जो इमरान खान जी ने जो ट्वीट करे और जिस तरीके के पर्सनल अब्यूज करा, उससे क्या हुआ कि जिसको बैटन डाउन द हैचेस कहते हैं कि मतलब ठीक है, अब तो अगर ये बात है तो ठीक है, इफ दिस इज व्हाट दे वांट देन सो बी इट, राइट। इंडिया का ये मौजू था कि आर्टिकल 370 एंड 35A वर पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत के संविधान का हिस्सा, वो भारत का एक मौजू था कि हम हटाएं उसको, जो भी करें हमारी मर्जी, पार्लियामेंट के थ्रू हमने हटा दिया, ठीक है। ठीक तरीके से हटाया नहीं हटाया, दैट्स अ लॉन्ग डिबेट, वो भारत में भी चल रही है। अच्छा, अब मैं आता हूं पाकिस्तान की ओर। मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो हाल ही में जो हुआ अफगानिस्तान में, देयर आर अ लॉट ऑफ सेन वॉइसेस व्हिच आई रिस्पेक्ट अ लॉट, व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान। एंड आई वाज टेलिंग अ लॉट ऑफ इंडियन कलीग्स कि इस बंदे को सुनो जो ये बोल रहा है एक्सप्रेशन ना, ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस एंड देयर आर a lot of people with a lot of depth as far as intellectual thinking is concerned, जो बिल्कुल ऐसी बातें बोलते हैं जो हम भी सोचते हैं कि यार इनको सुनेंगे ना तो कुछ सीखने को मिलेगा। It's a gain for us, not a loss. And they have started telling Imran Khan कि maybe, you see, if you advocate for the Taliban, then somehow indirectly the world bodies will hold you responsible for the behavior of the Taliban. क्योंकि साहब आप ही कह रहे थे जनाब इनको पैसा दें, आप ही कह रहे थे इनको रिकॉग्नाइज करें, अब देखिए तो गर्दनें काट रहे हैं लोगों, you know, that sort of thing. तो ये सब चल रहा है जो हमारे इमीडिएट नेबरहुड में है। बट ओवरऑल फ्रॉम इंडिया देयर इज अ ग्रेट फीलिंग आफ्टर कारगिल, स्पेशली आफ्टर कारगिल। आई एम नॉट सेइंग दैट पाकिस्तान शुड agree that this is well founded or not, whether this feeling is well founded or not, that is not my thing. I'm saying from an Indian perspective it is well founded that they think of Pakistan's Kargil misadventure as a great betrayal। कि उस वक्त हम अटल जी की स्पीच है कि मैं मियाँ साहब के साथ खाना खा रहा था और समथिंग, आई वाज हैविंग टी विथ हिम, बैठ के हम लोग गप्पे शप्पे मार रहे थे जब ये लोग कारगिल में चढ़ रहे थे। एंड देन मुशर्रफ डिड नॉट हेल्प मैटर्स व्हेन ही corroborated the same thing in his book, you know, in the line of fire, when he wrote in his book कि हाँ हम लोग गए थे और मैं खुद गया था वहाँ पे, I spent a night and all that। वो काफी कुछ लिखा है उन्होंने कारगिल के बारे में, and other people also। So I think वहां से things started actually deteriorating a lot। फिर 2003 में वो सीजफायर हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल में। सो दिस इज ताहिर साहब a brief background of what has actually happened। राइट, दोनों की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें 370 और 35A की रेवोकेशन की बात हुई।
तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान को बहुत पहले पता था कैसा होगा और शायद अरब कंट्रीज़ ने उनको ऑलरेडी ऑन बोर्ड लिया हुआ था। कामरान साहब, मुझे यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो 70-72 साल से कश्मीर के लिए उनकी एक अपनी एफ़र्ट्स हैं, जो मुझे पर्सनली तो वो ज़ाया ही होती नज़र आती हैं, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर ज़ाया हुए उनकी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। एनी हाउ वो एक अहम इशू है। और उसके साथ साथ बहुत अहम मेजर साहब ने नुक्ता उठाया कि जिस तरह ह्यूमिलिएटेड ट्वीट्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की, मुझे एक बहुत ही घटिया उनकी ट्वीट याद है जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को छोटा शख्स करार दिया। ऐसी बातें हेड्स ऑफ द स्टेट्स के करने वाली नहीं होती हैं। ये ट्रंप अगर जिस तरह की कोई बात कर जाया करते थे, लेकिन इस हद तक वो भी शायद नहीं गए। ये रेटरिक बढ़ाने के लिए, हीट बढ़ाने के लिए एक अहम है। बाकी ये जो इमरान खान का बार बार कहना कि आरएसएस हिंदुत्व जिम्मेदार है, ये हीट बढ़ाने के लिए है। आरएसएस के साथियों से मेरी भी दोस्ती है और मैं उनसे एग्री भी करता हूँ, कुछ इशू पे डिसएग्री भी कर लेता हूँ। लेकिन मेजर साहब ने जो कहा, कामरान साहब, वो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, इमरान खान उसका जिक्र नहीं करते, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब नवाज शरीफ से मिलने गए, वो तो गवर्नमेंटों को नहीं पता था चंद घंटों के लिए जब वो गए, तो वो एक पीस का मैसेज लेके गए थे। लेकिन उससे कुछ दिन बाद ही उड़ी और फिर पठानकोट हो जाते हैं। तो ये सारे उस हीट को कम नहीं होने देते। और जो लैंग्वेज है रेटरिक की इमरान खान की और इवन उनके मिनिस्टर्स की और इवन एस्टेब्लिशमेंट की, वो बहुत ख़तरनाक है। इंडिया से मुझे ये रेटरिक बहुत ज़्यादा इस तरह का नज़र नहीं आता। आप कैसे देखते हैं सूरत को? जी देखें, आपने जो सवाल किए वो बहुत अहम है और मेजर साहब ने जो गुफ्तगू की वो जो है बहुत ही जरूरी थी कि वो कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, क्योंकि इसको हम जो है एनालिसिस की दुनिया में एम्पैथेटिक एनालिसिस कहते हैं कि आप जो है आप एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से को देखें और उसके शूज में आके अपने आप को रखें और कहें कि अच्छा एक एक्टर जो है दूसरे एक्टर के बारे में किस तरह देख रहा है, कैसे सोच रहा है और उसकी क्या थ्रेट परसेप्शन है। तो देखें, ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक डिसएग्रीमेंट है वो कि पाकिस्तान की रियासत कैसी होनी चाहिए। क्या वो एक सेक्युलर जमहूरी नेशनल रियासत होनी चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान के जो नेशनल मफादात हैं, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं और सिक्योरिटी के, ट्रेड के या जो भी हैं उसको आगे लेके चला जाए, या पाकिस्तान जो है वो एक आइडियोलॉजिकल रियासत होगी। तो उससे तो नो डाउट मतलब कोई इस चीज से डिसएग्री नहीं कर सकता कि उसने पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप को वो आगे नहीं बढ़ने दिया। वो उसी पॉइंट पे अटका रहता है कि अच्छा पहले पीस एट ऑल कॉस्ट, जैसे मेजर साहब ने जिक्र किया, कांग्रेस उसको डील कर रहा था कि अच्छा ठीक है, ये एक रियलिटी है, एक आइडियोलॉजी है, एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान को एज एन आइडियोलॉजिकल रियासत तस्वर करता है और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फिर कश्मीर को भी देखता है और भारत को भी देखता है मजमूई तौर पे। लेकिन फिर भी जो अमन है, जो ताल्लुकात की बेहतरी है, वो फिर भी हो सकती है और हम लचक और फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाए रखेंगे। और अब एक ऐसी हुकूमत है कि जिसकी अपनी आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी जो है वो, अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं इक्विविकेट नहीं कर रहा, मैं एज एन एनालिस्ट जो है वो उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ एज समवन के जो पाकिस्तान से ओरिजिन है, मेरे माँ बाप वहां पैदा हुए थे, मैं पैदा हुआ था, मैंने ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन जो है समवन हु नोज दैट साइड और समवन हु एक्चुअली लिव्ड इन भारत एज वेल एंड अंडरस्टैंड्स दैट। और प्रोफेशनली भी मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि भाई एनालिसिस है, उसका कोई ना मजहब होता है और ना ही उसका कोई देश होता है, अगर आपने रियली हाई क्वालिटी का एनालिसिस करना है। तो मैं उस पस मंजर में मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ने तो, जैसे मेजर साहब ने जिक्र किया, वो एक सेट ऑफ जो इवेंट्स हैं वो प्रोड्यूस किए और अब जो है भारत की आइडियोलॉजी इस मिक्स में आ चुकी है, वो कि इट्स नॉट द सेम। वो ऑब्वियसली रेटरिक से भी पता चलता है, जैसे आपने जिक्र किया, इमरान खान साहब के रेफरेंसेस आपने दिए कि भाई वो इस किस्म की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी का फिर भी एक है, वो उसने बेसिकली ये है कि आइडियोलॉजी इज मीटिंग आइडियोलॉजी, कि इधर से जो है इस्लामिस्ट जिहादिस्ट किस्म की जो मेंटालिटी है उसने वेल को जो है कई दिहाइयों से पॉइजन किया है
अब दूसरी जानिब से जो जाहिर है एक रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन ये है कि अच्छा ठीक है, अपना अगर आपकी आइडियोलॉजी है तो हमारी भी आइडियोलॉजी है, तो हम वो बेसिकली जो है वो फिर यही करते हैं कि हम अपने वो शार्पन द ब्लेड्स एंड नाइव्स, और जो है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, वहां पे हम रुके हुए हैं। लेकिन इससे पीछे कैसे हटा जाए? इससे पीछे हटने का हमारे पास तारीख के अंदर बहुत मिसालें हैं कि देखें, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत बड़ी, इससे बड़ी आइडियोलॉजिकल जो है इख्तलाफात थे, और जो है वो एक ग्लोबल लेवल पे थे। लेकिन उसके बावजूद दोनों मुल्कों ने, और कशीदगी बड़ी थी, कारगिल का मिसाल दी, मैं समझता हूँ कारगिल वाज अ वेरी वाटरशेड मोमेंट, कि जहां से जो भी कोई अमन की जिसे कहते हैं उम्मीद थी या जो कोशिशें की जा रही थी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।